वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। टाइम फॉर एक्शन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है G20 मीटिंग में हाल में हुआ क्या और इंडिया की क्या पोजीशन रही क्लाइमेट चेंज को लेकर के। शुरू कर लेते हैं। आर्टिकल ज़्यादा मुश्किल है नहीं पढ़ने में। शायद आपको लग सकता है अगर आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर, ग्रामर और वोकैब पे आपका अलग से ध्यान खींचूं। आज आप जो भी आर्टिकल में सीखो, ये है आपका मोटिवेशन, आपका क्विज। पूरे मन से सीखो और फिर 5 में से 5 मार्क्स आपको लेने हैं। वीडियो के लास्ट में इस क्विज का सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। शुरू करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टाइम फॉर एक्शन। एक्शन मतलब हरकत, टाइम मतलब वक्त। कह रहे हरकत करने का वक्त आ चुका है, अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। किसकी बात हो रही है? ऑन द G20 समिट एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। बात हो रही है G20 की समिट की और पूरी दुनिया की ग्लोबल जो वैश्विक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो सियासी अर्थव्यवस्था है उसकी। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, ये सारी की सारी दांव पे लगी है G20 की समिट के ऊपर। समझ गए? अब आ जाओ इस वर्ड को देखते हैं, समिट। इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग आपको मालूम होगा, पहाड़ की चोटी को बोलते हैं जैनिथ को बोलते हैं, पिनाकल को बोलते हैं समिट, है ना। सबसे ऊपर का पॉइंट जो होता है किसी पहाड़ की चोटी, समिट। दूसरा समिट का मतलब होता है दुनिया में जितने भी देश हैं उनके जब हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, वो सारे के सारे किसी कॉन्फ्रेंस में जब हिस्सा लेते हैं, वो कॉन्फ्रेंस बन जाती है समिट। समझ गए ना? अ कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्विंग हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड अ समिट। तो दोनों ही मीनिंग समिट नाम का वर्ड रखता है। चोटी के लिए पहाड़ की तब भी यूज कर लेना, किसी बड़ी सी वार्ता के लिए यूज करना हो वहां भी यूज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है यहां से पता लगेगा। सारा कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है, रेलिवेंट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। कह रहे द G20 मीटिंग हैज कम एट अ क्रिटिकल मोमेंट फॉर द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। कह रहे जो भी मीटिंग हुई है ना G20 की, कह रहे ये आई है, हैज कम। अच्छा, कहाँ पे आई है, कब आई है? कह रहे बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पे, बहुत ही गंभीर पल पे, है ना। और किसके लिए? पूरी दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, सारी की सारी कोविड के बाद से अफरा तफरी में है। इस बीच में G20 आई है इनको बचाने के लिए, ऐसा समझ लो। G20 मीटिंग की वर्ब है हैज कम। हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 और V3 एक जैसी है। कम V1, केम V2 और कम अगेन V3। तो V1 V3 कम की कमी होती है, यहाँ पे केम नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से समझो। ये कम के बाद में लगा हुआ है एट। कम के बाद में क्या लगा हुआ है? एट। अगर आप कम की जगह अराइव लिखते तब भी एट लगा देते, और अगर आप कम के बाद कम की जगह पे रीच लिखते तब भी आप एट ही लगाते। कम एट, अराइव एट और रीच एट का होता है मतलब कहीं पे पहुंच जाना। जैसे द पार्सल हैज अराइव्ड एट दिल्ली, द पार्सल हैज कम एट दिल्ली एंड द पार्सल हैज रीच्ड एट दिल्ली। अब आपको हिंदी में तीनों मीनिंग सेम लग रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना, कम एट ठीक है, अराइव एट ठीक है, लेकिन रीच के बाद में एट नहीं आता। तो हुआ क्या, बहुत सारी ऐसी अपने पास वर्ब्स इंग्लिश में जो एक दूसरे की सिनोनिम है, लेकिन उनमें से कोई कोई बीच में ऐसी वर्ब आपको मिलेगी जो अपने बाद में प्रीपोजिशन नहीं लेती होगी। आपको ऐसी वर्ब्स को खास ध्यान देना है। जैसे कम एट, अराइव एट ठीक है, लेकिन रीच के बाद में एट नहीं आता। अब इन सारी वर्ब्स की मैं आपको दिखा देता हूँ एक लिस्ट, ठीक है। 14 ऐसे अपने पास पेयर्स हैं जो बार बार मैंने देखे एग्जाम्स में आते हुए। ग्रामर सीरीज में मैंने आपका ध्यान भी खींचा था इनकी तरफ, है ना। जैसे रीच को बोलते हैं अराइव एट, रीच के बाद में एट नहीं आता। से को बोलते हैं, से टू को बोलते हैं टेल। अवेट के बाद में फोर नहीं आता, लेकिन वेट के बाद में फोर आता है। ओपोज के बाद में टू नहीं आता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद में टू आता है। इन सारी वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है, बार बार देखो, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़े। ये क्रिटिकल मोमेंट को क्रिटिकल जंक्चर भी बोलते हैं। कभी कभी आप देखोगे लिखा हुआ इट हैज, G20 मीटिंग हैज कम एट ए क्रिटिकल जंक्चर, है ना। क्रिटिकल मोमेंट और जंक्चर एक ही बात है। अब मैं आपको इस आर्टिकल की पूरी इकोनॉमी, पूरी जो है वोकैबुलरी दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाओ, आर्टिकल को स्मूथली पढ़ पाओ। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूंगा
अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पी और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है। दिवाली के मौके पे कोर्स की कीमत इन्होंने कर दी है 299, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। फायदा उठा लेना, ये कोड लगेगा YT10, 299 में पूरा पैकेज मिल जाएगा। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है, पुराने और नए सभी वर्ड्स मिलेंगे इसमें आपको। टेलीग्राम ग्रुप पे रोज अपडेट होती है ना। आज नए वर्ड्स, पुराने वर्ड्स सब पुराने ही हैं, जैसे कंसर्टेड है, एम्बिट है, डाइवर्जेंस है, कंसेंसस है और डेबिलिटेट है, सब पुराने वर्ड्स हैं। कंसर्टेड मैंने अभी 2 दिन पहले ही करवाया था आपको, कॉन्सर्ट से मिलके बनाए, जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, जिसमें प्री प्लानिंग हो, मिला जुला सहयोग हो, ऐसा काम कहलाता है कंसर्टेड, है ना। इसको आप कोऑपरेटिव भी बोल दो, इसको आप कोऑर्डिनेटेड भी बोल दो, इसको आप सिंक्रोनाइज्ड भी बोल दो, कोलैबोरेटेड भी बोल दो। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड अ कंसर्टेड कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक कोऑपरेशन वाला कैंपेन या अभियान चला दिया है, ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए कि वो अपने वैक्सीन लगवाएं। समझ गया, याद रहेगा कंसर्टेड, मिला जुला। एक वर्ड है एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है दायरा, स्कोप, परव्यू, स्फीयर, है ना। ये एम्बिट जो है, इसके 2 सिनोनिम आपको मिलेंगे आज आर्टिकल में, एक मिलेगा स्फीयर, एक मिलेगा ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, एम्बिट के ही, दायरे के या स्कोप के ही सिनोनिम है। जैसे लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जो लॉ बनाने की पावर्स हैं पुलिस की और एग्रीकल्चर की जो पावर्स हैं, ये दायरे में आती हैं हमारे भारत के राज्यों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आती हैं। तो दायरे को ज्यूरिस्डिक्शन, एम्बिट या स्फीयर आप बोल सकते हैं। अब ये वर्ड जहां पे आएगा ना, वहां पे एम्बिट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। एक वर्ड है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है मतभेद। और कैसे मतभेद? जैसे कोई मुद्दा है, उसके ऊपर 3 आदमी 4 आदमी बैठे हैं और चारों के अलग अलग विचार हैं, है ना, इस तरह के मतभेद। तो वो कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है एक तरफ आना, एक तरफ जाके मिलना, एक ही पॉइंट पे। डाइवर्ज का मतलब होता है हर दिशा के अंदर फैला होना। इसको डिसएग्रीमेंट से आप समझ सकते हो ना, मतभेद से। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ रिच एंड पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो डाइवर्जेंस है, जो मतभेद है, जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में, वो दिखाई देता है बढ़ता हुआ। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, है ना। डाइवर्सन को, इसको डेविएशन भी बोलते हैं, डाइवर्जेंस को डिसिमिलरिटी बोलते हैं, डिपार्चर भी बोलते हैं। ये डाइवर्जेंस वर्ड आपको मिलेगा। कंसेंसस वर्ड बहुत बार कर चुके हो, अच्छे से अभी तक आ गया होगा। आम सहमति, आम राय को बोलते हैं कंसेंसस। सभी पार्टीज का जब अग्रीमेंट हो तो कहलाता है कंसेंसस। कंसेंसस का सिनोनिम है यूनानिमिटी, आज आप आर्टिकल में देखोगे। ठीक है, यूनानिमिटी को। एक वर्ड बचा है लास्ट में हमारे पास, डेबिलिटेट। बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, किसी को अपाहिज कर देना, किसी को क्रिपल कर देना। समझ गए? अगर आपको डेबिलिटेटिंग पेन है तो आपको ऐसा दर्द हो रहा है कि आप एक तरह से अपाहिज हो गए हो, आज कुछ काम नहीं कर सकते, है ना। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट वर्ड को भी आज आप आर्टिकल में देखोगे। इसका मतलब यही होगा, पैरालाइज करने वाला, क्रिपल करने वाला, अपाहिज करने वाला। प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड इंडस्ट्री। बहुत लंबी चलती हुई स्ट्राइक्स ने पूरी इंडस्ट्री को अपाइज कर दिया है, डेबिलिटेट कर दिया है। तो भाई यही 5 वर्ड्स हैं। रिवीजन को चालू रखो, मेरे को आते हैं अच्छे से, आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप रिवीजन करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में रखी हुई है शीट, यहां से डाउनलोड कर लिया करो। साथ में आपको एडवांस इंफॉर्मेशन भी इसी ग्रुप में मिलती है, शाम को कौन सा आर्टिकल करेंगे। चलिए, समरी टाइम, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। अभी अभी G20 की मीटिंग हुई है, वहां पे इंडिया ने कुछ वादे किए हैं लेकर के क्लाइमेट चेंज को, और अमीर देशों ने भी, जैसे यूएस, यूके, इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, अच्छी बातें की हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या काम करने वाले हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे कोविड के बाद से जो है हेल्प करेंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये G20 मीटिंग में सब कुछ अच्छा ही हुआ है, इसमें एक भी बुराई देखने को नहीं मिल रही।
और ये इतने वक्त पे हुई है, क्रिटिकल मोमेंट पे हुई है, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहने वाला है। आज का आर्टिकल है वेलकम कर रहा है G20 की मीटिंग को। इसके हिसाब से ये G20 मीटिंग जो है काफी हद तक एक सक्सेसफुल मीटिंग है। इससे बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। समझ गए? G20 मीटिंग वेलकमिंग टॉक। अब ये जो समरी मैंने आपको बताई है, कोशिश करो इसको 3 सेंटेंसेस में लिखने की इंग्लिश के अंदर। कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। आज का आपका डिस्क्रिप्टिव का टास्क यही है ना? क्या हुआ G20 में, थोड़ा भी आगे आगे आप जो पढ़ोगे उसको लिखने की कोशिश आपको करना है। शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सारे क्वालिटी कोर्सेज मिलेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस में इसी ऐप के ऊपर। जैसे बेसिक्स टू एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स मैंने खुद डिजाइन किया है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लिखना आपको सिखा रहा हूँ, 60 से 100 घंटे के बीच। 20-22 घंटे का कोर्स हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। इस कोर्स की कीमत है 699 रुपये, लेकिन दिवाली के मौके पे आपको मिल रहा है 475 में। दिवाली तक ये ऑफर रहेगा, इसका फायदा जरूर से उठा लेना। वैसे बैंकिंग के कोर्स हैं, एसएससी कोर्स हैं, ये कॉम्बो है बैंकिंग का 124 रुपये में। 70-60 घंटे का कोर्स है ये पूरा, है ना? आप इसमें बहुत सारे पेपर्स देखोगे। इस कॉम्बो के अलावा आप इनको अलग से भी बाय कर सकते हो, है ना? बैंकिंग का अलग, एसएससी का अलग। 50-50 100 रुपये में किसी भी कोर्स का फायदा उठा सकते हो। चलिए शुरू कर लें। कह रहा एट देयर फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग इन 2 years, leaders of the G20 did not shy away from re-engaging with the biggest issues facing the global community today, including the COVID-19 pandemic, climate change, a major tax agreement, and steps to address concerns regarding global economic growth and stability. साथ साथ पढ़ने की कोशिश किया करो, है ना? समझने की कोशिश करो। कह रहा है अपनी पहली इन पर्सन मीटिंग में 2 सालों के अंदर। इन पर्सन मतलब फेस टू फेस, जिसमें सामने बैठे हो रियल में। तो कह रहे 2 सालों में पहली ऐसी रियल मीटिंग के अंदर हुआ क्या? जो लीडर्स थे, जो नेता थे G20 नेशंस के, उन्होंने शाय अवे फ्रॉम नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। शाय अवे फ्रॉम, किसी चीज से परहेज करना, किसी चीज से शर्म खाना, है ना? तो बिल्कुल भी शर्म नहीं खाई। और किससे? एक दूसरे से बातचीत करने से, रीइंगेज विद करने से। और किसके साथ? उन सारे इश्यूज के साथ, उन बड़े बड़े मुद्दों के साथ जो फेस कर रहे हैं, जो है ग्लोबल कम्युनिटी को, पूरी दुनिया की कम्युनिटी को आज। तो इन्होंने जम करके इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन मीटिंग में किया। कह रहा है जिसमें शामिल है कोविड-19 पैंडेमिक, जिसमें शामिल है क्लाइमेट चेंज, और जिसमें शामिल है एक बहुत ही बड़ा टैक्स का एग्रीमेंट, और जिसमें शामिल है वो वाले कदम जो एड्रेस करेंगे कंसर्न्स को, संबोधित करेंगे चिंताओं को। और किसके बारे में? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, दुनिया की वैश्विक ग्रोथ के बारे में, और संतुलन यानी स्टेबिलिटी के बारे में। समझ गए? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तो पहली बार मिले हैं 2 साल में, कोविड के बाद, वुहान वायरस के बाद, और फिर इन्होंने एक दूसरे से अच्छे से जम करके सब चीजों पे बात की, बिल्कुल भी शर्म खाए बिना। लीडर्स की वर्ब है डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शाई अवे फ्रॉम, डेजिस्ट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम। चारों के बाद में फ्रॉम है, और चारों का मीनिंग है किसी चीज से परहेज जो है करना, है ना? किसी चीज से दूरी रखना। तो इन्होंने दूरी नहीं रखी, डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम किया। आगे बढ़ते हैं। फेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो इश्यू जो फेस कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, सोल्यूशन लाना। कंसर्न्स मतलब वरीज, आपकी चिंताएं। कह रहे ऑन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू मिटिगेट द पैंडेमिक, द फोकस वाज ऑन वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन with assurances of support to WHO's target of inoculating 40% or more of global population against COVID-19 by 2021 and at least 75% by mid 2022। कह रहे इस, अब देखो ये सबसे पहले चारों चीजों की बात करेगा। इसने जो बात कर दी ना शुरू में, कोविड पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, टैक्स और ये कंसर्न्स, अब एक एक करके चारों को समझाएगा। कह रहे अगर बात करें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की, मिले जुले कंसर्टेड सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स की, कोशिशों की, और किस लिए भाई? पैंडेमिक को मिटिगेट करने के लिए, महामारी को कम करने के लिए। कह रहा अगर इसकी बात करो ना, तो सारा फोकस था वैक्सीन की प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। सारा प्रोडक्शन था वैक्सीन कैसे बनेगी और कैसे एक देश से दूसरे देश में जाएगी। अब ये कैसे था फोकस? ये था उन अश्योरेंसेस के, उन भरोसे देने वाली बातों से के जरिए के साथ ही जो था अश्योरेंस जो थी वो थी सपोर्ट की। और किसको? WHO के टारगेट को, जो है वैक्सीन लगाने का, इनोकुलेट करने का, इम्यूनाइज करने का, वैक्सीनेट करने का 40% या उससे ज्यादा की ग्लोबल पॉपुलेशन को कोविड के सामने 2021 तक। तो सबने यही बोला कि वैक्सीन के लिए हम तैयार हैं, प्रोड्यूस भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे
WHO का टारगेट पूरा करवा के दिखाएंगे, 40% पॉपुलेशन को 2021 तक वैक्सीन लगाने का जो टारगेट है। और दूसरा टारगेट क्या है, कम से कम 70% को लगवाना है मिड 2022 तक, अगले 6 महीनों तक। समझ गए? तो इस तरह से पैंडेमिक के ऊपर इन्होंने बातचीत की। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर, फोकस की वर्ब है वॉज, कोऑर्डिनेटेड, कंसर्टेड, सिंक्रोनाइज्ड, कोऑपरेटिव, है ना। सारे के सारे बताते हैं कोई चीज जो मिली जुली होती है आपसी सहयोग से। मिटिगेट करना मतलब किसी चीज को कम करना, इंटेंसिटी को नीचे लाना, एम्यूलरेट करना, डी इंटेंसिफाई करना, पेसिफाई करना, मोलिफाई करना, है ना। ये सारे के सारे मिटिगेट के सिनोनिम है। चलो, इनोकुलेट, वैक्सीनेट एक ही बात है, किसी को टीका लगाने को बोलते हैं इनोकुलेट करना, वैक्सीनेट, इनोकुलेट और इम्यूनाइज। कह रहा है द इम्प्लिसिट assumption in this commitment by G20 leaders is that initiatives to boost the supply of vaccines in developing countries will succeed and cooperation will help the world overcome supply and financing constraints। कह रहे जो छुपा हुआ assumption जो है, implicit का मतलब क्या होता है, सबको दिखाई दे रहा है और बात करने की जरूरत नहीं है, एकदम अंदर है, बस छुपा हुआ है। कोई चीज जो अंदर बसी होती है ना दूसरी चीज के, वो इम्प्लिसिट होती है। समझ गए ना। कह रहा है जो इम्प्लिसिट अजम्पशन जो है, जो सबका बिलीफ जो है, सबका जो सोचना जो है इस कमिटमेंट में, और कमिटमेंट किसके द्वारा, G20 के लीडर्स के द्वारा। कह रहा है वो अजम्पशन ये है कि ये जो इनिशिएटिव्स लिए ना, जो कदम है, और किस लिए भाई, बूस्ट करने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई को, और कहां पे, डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में। कह रहा है ये जो बूस्ट है, ये जो इनिशिएटिव है, ये सक्सीड होंगे, ये कामयाब होंगे। और जो कोऑपरेशन है ना, वो हेल्प करेगा पूरी दुनिया को कि वो हरा पाए, ओवरकम कर पाए, डिफीट कर पाए सप्लाई और फाइनेंसिंग की कंस्ट्रेंट्स को, लिमिटेशंस को, पाबंदियों को। समझ गए ना। तो कह रहा है इसमें कहने की बात नहीं है, ये चीज सबने मान ही ली है कि जो भी ये G20 के लीडर्स जो भी बातें करके गए हैं, उसमें एक कमिटमेंट तो साफ है कि जो भी इनिशिएटिव ये लोग लेंगे ना, ये मानते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में वैक्सीन की सप्लाई का जो इनिशिएटिव है ये सक्सीड होगा, और जो कोऑपरेशन ये करेंगे वो पूरी दुनिया को हेल्प करेगा कि कैसे सप्लाई और फाइनेंसिंग की पाबंदियों, कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रेंट्स को ये ओवरकम कर पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, है ना। अजम्पशन की वर्ब है इज, इनिशिएटिव की वर्ब है विल सक्सीड, कोऑपरेशन की वर्ब है विल हेल्प। ओवरकम करना, किसी को हरा देना, किसी को पार पाना, है ना, डिफीट करना। कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट, लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग, ये बताती हैं आपकी पाबंदियों को। जैसे आपको यहां से जाना है दूसरी सिटी में, 100 किलोमीटर का रास्ता है, आपकी गाड़ी जो है उसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर पर घंटा मैक्सिमम, तो ये आपकी कंस्ट्रेंट है कि 2 घंटे का टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो दुनिया यही चाह रही है कि सप्लाई और फाइनेंसिंग में जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कैसे पार पाया जाए, है ना, कैसे अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज किया जाए। इम्प्लिसिट अंदर छुपा हुआ, अंतर्निहित बोलते हैं, बसा हुआ, इम्प्लाइड, इनहेरेंट, अनस्पोकन, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये सक्सीड वर्ड पे मुझे लगता है बहुत लोगों को दिक्कत होती है, एक बार में समझोगे, ध्यान से समझना। एक वर्ड है सक्सेस, इसका मतलब है कामयाबी, ये नाउन। एक वर्ब है सक्सेसफुल, इसका मतलब है कामयाब, जिसको कामयाबी मिल चुकी, ये है एक एडजेक्टिव। दोनों में फर्क समझ में आया। कामयाब और कामयाबी दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ये नाउन है कामयाबी, और ये सक्सेसफुल मतलब कामयाब। फिर इनसे एक वर्ब बनती है कामयाबी लेना, कामयाब होना, उसको बोलते हैं सक्सीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है, पीछे ईडी लगा दो। थर्ड फॉर्म क्या है, इसके पीछे भी ईडी लगा दो। अब दिक्कत क्या होती है, इस वर्ब के ऑलरेडी V1 में भी ईडी आ रहा है। अब इसको देख के बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो V3 होगी ना, V3 कैसे, V2 कैसे होगी, ये V1 कैसे होगी। तो समझ लो सक्सीड V1 है, इसके आगे और ईडी लगाओगे ना तब V2 और V3 बनेगी। तो ये विल प्लस में बेस फॉर्म है V1। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है अब वही बात कर रहा है, दूसरे को पकड़ लेगा क्लाइमेट चेंज को। कह रहा है ऑन क्लाइमेट चेंज द ग्रुप लीडर्स recommitted their nations to providing $100 billion a year towards adaptation, mitigation and green technologies, focusing on the needs of the developing countries। कह रहा है जब क्लाइमेट चेंज की बात करो तो जो ग्रुप लीडर्स थे G20 वाले, उन्होंने रिकमिट कर दिया, फिर से भरोसा दिखा दिया, कमिटमेंट दे दिया अपने नेशंस का, अपने देशों का। अच्छा कमिटमेंट किस चीज का भाई, ये किया है दे देने का $100 बिलियन को हर साल इन तीनों चारों कामों के लिए। पहला काम है अडेप्टेशन, अपने आप को ढालना, नए एनवायरनमेंट के हिसाब से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, गर्मी के हिसाब से घर बने, है ना, अडेप्टेशन।
दूसरा काम है मिटिगेशन, जो एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट करें, उसको और कैसे गर्म होने से रोका जाए। तीसरा काम है ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ये है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सोलर पावर, विंड पावर, है ना, हाइड्रो पावर, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी। कह रहे इन तीनों के लिए इन्होंने बोला $100 बिलियन हम देंगे और देते रहेंगे हर साल। कह रहे ये काम कैसे होगा, ये होगा फोकस करते हुए नीड्स पे, जरूरतों पे डेवलपिंग कंट्रीज की, ऐसा फोकस करते हुए उन्होंने इस कमिटमेंट को फिर से दोहराया। समझ गए सेंटेंस को। लीडर्स की वो है रिकमिटेड, एडेप्टेशन समझा दिया, फोकसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब ये कमिटमेंट दे रहे थे तभी वो गरीब देशों पे, डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस भी कर रहे थे। दो काम एक साथ हो रहे हैं, पहले काम को वर्ब की मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को कॉमा लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिख दो। बेसिक ग्रामर में सब कुछ सिखा चुका हूं मैं, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं रिवीजन करवाता हूं, है ना। चलो अब आपसे एक सवाल भी है, बेसिक ग्रामर में आप सीख भी चुके उसको, मुझे बता दो यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई, कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसके लिए मुझे इस टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखना पड़ा। यहाँ पे टू प्रोवाइड भी लिख देता तो भी काम चल जाता, क्यों नहीं चलाया। चलो इसका जवाब है ये वाली लिस्ट, इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्रेजेस जिनमें लास्ट में आता है टू। इन फ्रेजेस ने जिद खाई हुई है, क्या जिद खाई हुई है, इनके लास्ट में जो टू आ रहा है उसके बाद में या तो नाउन आएगा या जीरंड आएगा। नाउन तो आप जानते हो, जीरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इन सारे फ्रेजेस में जब भी टू आपको दिखे उसके बाद में वर्ब दिख जाए तो फटाफट से उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदल दें। अब यहाँ पे कमिटमेंट टू भी आपको कहीं मिल जाएगा, कमिटेड टू, कमिटमेंट टू, इसीलिए यहाँ पे कमिटेड, रिकमिटेड दिखाऊं, रिकमिटेड, कमिटेड या रिकमिटेड है ना, एक ही बात है, फिर से कमिटमेंट देना। तो कमिटेड अपने देशों को करवाया और इस चीज के लिए करवाया, तो कमिटेड टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंग्लिश मैथमेटिक्स की तरह अगर आप उसको अप्रोच करना चाहो उस तरीके से, सारी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको बस रिवीजन है, जरूरी है ना, रिवीजन इज पैरामाउंट। बढ़े आगे। चलो कह रहा है हाउएवर इन दिस फेयर a divergence of views still exists across developing and developed nations. Ahead of this summit and the 2021 climate conference in Glasgow, India had rejected the call to announce a target of zero emissions. अब कह रहा है ये ठीक है, ये अच्छी बात तो कर गए क्लाइमेट पे, इन पे एक झगड़ा भी चल रहा है क्लाइमेट का, वो क्या है, कह रहा है हालांकि इस स्फीयर में, इस डोमेन में, इस दायरे में, इस जुरिस्डिक्शन में, इस परव्यू में एक डाइवर्जेंस, एक डिससिमिलरिटी, एक डिसएग्रीमेंट, और किसका, नजरिए का, व्यूज का, व्यू पॉइंट का, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और कहां करता है, सारी की सारी डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के अक्रॉस। तो डेवलपिंग कंट्री एक तरफ, डेवलप्ड एक तरफ, तो इनके बीच में दृष्टिकोण में, दायरे में एक झगड़ा भी है। अब वो झगड़े के एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है अहेड ऑफ, बिल्कुल पहले, बिफोर, इस समिट के, इस शिखर वार्ता के, और कह रहा है 2021 की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के जो अभी ग्लासगो में हुई है, कह रहे हैं इन दोनों के अहेड ऑफ, इनसे पहले इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था उस कॉल को, उस डिमांड को जो थी अनाउंस करने की एक जीरो टारगेट को जीरो एमिशंस के। तो कह रहे ये झगड़ा भी है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसने बोल दिया था मैं जो है जीरो एमिशंस को रिजेक्ट करती हूं, ऐसी कोई भी कॉल के लिए मैं पॉजिटिवली रिप्लाई नहीं करूंगी। समझ गए। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जीरो एमिशन, इतने एमिशन, उतने एमिशन, ये आप थोड़ा नेट पे पढ़ लेना। डाइवर्जेंस आप समझ गए हो, डिससिमिलरिटी, डिसएग्रीमेंट, इसकी वर्ब एग्जिस्ट, स्फीयर मतलब दायरा, अहेड ऑफ मतलब जस्ट बिफोर, इंडिया की वर्ब हैड रिजेक्टेड। अब ये न्यूज अपडेट कर देता हूं, इंडिया ने अपना 2070 का प्लान जो है डिक्लेयर कर दिया है। 2070 तक हम नेट जीरो एमिटर होंगे कार्बन के, आज सुबह की न्यूज है, कल रात की। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो रात में बन जाता ना एडिटोरियल, इसके बनने के बाद की न्यूज है शायद। कह रहा पीएम मोदी अपीयर्स टू हैव स्कोर्ड a victory in this regard as the post-summit communique commits the G20 to limiting global warming to 1.5 degrees C and identified sustainable and responsible consumption and production as critical enablers. अब कह रहे मोदी जी ने ये काम तो कर दिया जिसमें इन्होंने ना बोल दिया, एक अच्छा काम भी करके आए हैं जिसपे उनकी वाहवाही हुई है। कह रहे मोदी साहब ने चौका मार ही दिया है, मोदी साहब अपीयर होते हैं कि वो स्कोर कर चुके हैं, और क्या कर चुके हैं भाई, एक विक्ट्री को, एक जीत को, इसी मामले में, इसी रिगार्ड में। अच्छा कैसे, कह रहे जैसे ही जो पोस्ट सबमिट कम्युनिके है, कम्युनिके मतलब जॉइंट स्टेटमेंट किसी कॉन्फ्रेंस के बाद, कह रहे सबमिट के बाद में आने वाला जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो कमिट करता है कि G20 जो है, और कहां तक होंगे, वो क्या करेंगे, वो G20 को लिमिट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक।
समझ गए ना, ये कमिट करता है कि G20 जो है वो लिमिट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। और ये कम्युनिके ने आइडेंटिफाई भी कर दिया, और किसको, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इनको क्रिटिकल इनेबलर्स के तौर पे। इस कम्युनिके ने पहचान लिया कि ये जो दो चीजें हैं ना, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस करोगे, जो कंज्यूम करोगे, वो रिस्पॉन्सिबल भी हो, जिम्मेदारी से भरा हो, और सस्टेनेबल भी हो, लंबे वक्त तक किया जा सकता हो, ऐसे तरीकों वाला हो। कह रहे यही दोनों चीजें जो है ना, इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये क्रिटिकल इनेबलर्स हैं, ये बहुत ही गंभीर इनेबल करने वाले फैक्टर्स हैं, है ना, हमें ताकत देने वाले, आने वाले वक्त में फायदा पहुंचाने वाले फैक्टर्स हैं। समझ गए। तो जो बात मोदी जी कहते आ रहे थे वो बात इस कम्युनिके में लिखी हुई है, तो मोदी साहब ने चौका मार दिया है, सबने उनकी बात मान ली है। समझ गए। मोदी साहब की वर्ब है अपीयर्स, कम्युनिके की वर्ब है कमिट्स, कम्युनिके की दूसरी वर्ब है आइडेंटिफाइड, है ना। सस्टेनेबल, जिसको सस्टेन किया जा सके, ज्यादा लंबे वक्त तक कंटिन्यू किया जा सके, जो वाइबल हो, जो अप्रोप्रिएट हो, जो ठीक हो, है ना, सस्टेनेबल। आगे बढ़ते हैं, पैसिव इन्फिनेटिव है यहाँ पे, है ना, टू हैव स्कोर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। उससे पहले बहुत सारे बच्चे मुझसे यही पूछते हैं, सर इतना स्मूथली आप बता देते हो, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे वैसा होगा, हमें कैसे समझ में आएगा। आपने बताया तो इसको सिस्टमेटिकली कैसे सीखा जाए। सीधा सा तरीका है, होम पेज पे जाके इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करो, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जिस दिन पूरा कर लोगे, मन से सीख लोगे, बेस आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ने में मजा आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, आज से शुरू करना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा द वर्ल्ड कम्युनिटी इज ऑन शेकियर फुटिंग रिगार्डिंग द फ्रेजाइल पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी अंडर वे आफ्टर पैरालाइजिंग लॉकडाउन्स। अब बता रहा है हमारी समस्याएं क्या है। कह रहा दुनिया की जो कम्युनिटी है, पूरी दुनिया का जो समुदाय है, वो शेकियर फुटिंग पे है, वो कमजोर पकड़ वाला है। शेकियर फुटिंग का मतलब है पांव कांप रहे हैं पूरी दुनिया के कम्युनिटी के। और किस मामले में, फ्रेजाइल पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी के मामले में, जो कोविड के बाद में बड़ी कमजोर सी फ्रेजाइल सी इकोनॉमिक रिकवरी हम कर रहे हैं। और ये रिकवरी कौन सी वाली है, जो अभी अंडरवे है, जो अभी चालू है, और कब, पैरालाइज करने वाले लॉकडाउन के बाद में, अपाइज बना देने वाले लॉकडाउन के बाद में। तो अगर इकोनॉमी की बात करो ना, तो दुनिया की इकोनॉमी के आज भी पांव कांप रहे हैं, अर्थव्यवस्था कांप रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी की वर्ब है इज, व्हेन यू आर ऑन शेकी फुटिंग या फर्म फुटिंग। फर्म फुटिंग का मतलब है आपके पांव बिल्कुल सही जगह पे हैं, एकदम मजबूती से आप पकड़ में बना के खड़े हो। लेकिन शेकी फुटिंग का मतलब है पांव शेक कर रहे हैं, आपकी पकड़ अभी भी सही नहीं है, है ना, उल्टे एक दूसरे के। अंडर वे मतलब जो भी अंडर प्लस में वे हो, जो भी अपने रास्ते पे हो, जो अभी ऑन गोइंग हो, जो अभी अंडर डेवलपमेंट हो, जो अभी चालू हो हाल में। पैरालाइजिंग, जो पैरालाइज करे, क्रिपल करे, इसको डेबिलिटेटिंग भी बोलते हैं। डेबिलिटेट वर्ड मैं आपको करवा चुका हूं अभी ऊपर, है ना, डेबिलिटेट पैरालाइज। कह रहा है अनसरप्राइजिंगली गिवन द राइजिंग इन्फ्लेशन, स्पाइकिंग एनर्जी प्राइसेस एंड अलार्मिंग सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, G20 leaders were quick to affirm that national stimulus policy would not be removed prematurely। कह रहा है बिना सरप्राइज के, कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा भाई, किस चीज को देख के, देखते हुए बढ़ते हुए राइजिंग इन्फ्लेशन को, और स्पाइक करते हुए एनर्जी के प्राइसेस को, और परेशान करते हुए सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स को, सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट्स को, लिमिटेशंस को। कह रहा है इन तीनों जो है चिंताजनक चीजों को देखते हुए, कह रहा है कोई सरप्राइज की बात नहीं है। G20 के लीडर्स बड़े क्विक थे, बड़े जल्दबाजी में उन्होंने अफर्म कर दिया, भरोसा दे दिया, इस चीज को अश्योर कर दिया दैट वो ये कि नेशनल स्टिमुलस पॉलिसी जो है ना, देशों के जो स्टिमुलस बजट प्लान है, हर देश में जो स्कीम चल रही है, लोगों को सरकार जो राहत दे रही है, वो उसको रिमूव नहीं करेंगे प्री मेच्योरली, वक्त से पहले या बिफोर टाइम। तो सबको लगता था ये मूव हो जाएगा तो लोग परेशान होंगे, लेकिन इन तीनों चीजों को देखते हुए सरप्राइज की बात बिल्कुल भी नहीं है कि इन G20 लीडर्स ने फटाफट बोला नहीं अभी तो ये हम चलाएंगे और कुछ साल। समझ गए। लीडर्स की वर्ब है वर, अफर्म करना, कंफर्म करना, अश्योर करना, भरोसा दिलाना किसी चीज के बारे में। पॉलिसीज की वर्ब है वुड नॉट बी रिमूव्ड। इट की वर्ब है, चलो ये तो आगे आएगा ना, प्री मैच्योरली मतलब बिफोर टाइम, वक्त से पहले। आगे बढ़े। मुझे ये बता दो गिवन, इसकी जगह पे गिवन दैट आ सकता था या नहीं आ सकता था। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 20 बार कर चुके हैं हम, आप में से ज्यादातर लोगों को आना चाहिए। जवाब देना कमेंट्स में, सही होगा तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कौन सा सही आंसर है। गिवन और गिवन दैट में क्या फर्क होता है, यहाँ पे गिवन दैट क्यों नहीं लगा सकते थे। चलो आगे बढ़े। इवन सो इट वुड रिमेन अ चैलेंज टू वॉक द टाइट रोप बिटवीन प्रिजर्विंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल सस्टेनेबिलिटी।
कह रहे तब भी इवन सो, ठीक है ये बात ठीक है ऊपर वाली, नहीं करेंगे ये, इसको नहीं हटाएंगे। कह रहे तब भी ये बना रहेगा एक चैलेंज, एक चुनौती, ये कैसे वॉक द टाइट रोप किया जाए। वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है मुश्किल हालात से पार पाना, कैसे जो है बहुत ही परेशानियों से गुजरना है ना, सफलता को पाना परेशानियों से गुजरते हुए। तो कह रहा है कैसे ये चैलेंज बना रहेगा कि कैसे हम वॉक द टाइट रोप करते हैं दो चीजों के बीच में। पहली चीज है प्रिजर्विंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और दूसरा है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सस्टेन बना के रखे, स्टेबल बना के रखें, और जो ऐसी स्टेबिलिटी हो जो सस्टेनेबल भी हो। सरकार पैसा दे देगी, सिस्टम स्टेबल रहेगा, लेकिन सरकार सस्टेनेबली पैसा नहीं दे सकती है बहुत लंबे वक्त तक। तो एक टाइट रोप पे सरकार चल रही है, अपने खजाने को भी बचाए रखना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बनाए रखना है। समझ गए ना, इसका मीनिंग यही है। इट की वो वुड रिमेन, बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। सस्टेनेबिलिटी मतलब कोई चीज जो सस्टेन कर सके, लंबे वक्त चल सके। वॉक द टाइट रोप, इसका मतलब होता है दो चीजों के बीच में बहुत ही खतरनाक संतुलन बनाना, मुश्किल हालात से गुजरना। वॉक द थिन आइस, इसका मतलब होता है बहुत ही खतरा लेके किसी काम को करना। वॉक द टॉक या वॉक द वॉक, इसका मतलब है जो कह दिया उसको पूरा करके दिखाना। ये इडियम्स हम अक्सर आर्टिकल्स में देखते हैं, है ना। चलो, perhaps in a bid to avoid potentially debilitating wobbles in global finance, the G20 leadership agreed to slap multinationals with a minimum 15% tax to create a more stable and fairer international tax system। कह रहा शायद perhaps इस काम को करने के लिए, इस मकसद से, इन अ बिड टू, और मकसद क्या है, अवॉइड करना, बचना, संभावित तौर पे पोटेंशियली बहुत ही ऐसे वॉबल से, बहुत ही ऐसे डिस्टर्बेंसेस से जो डेबिलिटेटिंग हो सकते हैं, जो पैरालाइजिंग हो सकते हैं, दुनिया को अपाहिज बना सकते हैं। और कहां पे, ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया को। तो कह रहे दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को अपाहिज बनाने वाले डिसरप्शन से, वॉबल से अवॉइड करने के मकसद से, कह रहे शायद हुआ क्या, हुआ ये कि G20 के जो लीडर्स हैं वो अग्री हो गए कि वो स्लैब करेंगे, इंपोज करेंगे मल्टीनेशनल्स को 15% टैक्स को। और किस लिए, ताकि क्रिएट कर पाए और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा फेयर और ज्यादा निष्पक्ष इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। तो पहले क्या होता था, गूगल अपना अमेरिका में पैसा कमाया और जाके युगांडा में लगा दिया, तो युगांडा की सरकार में 10% टैक्स था या 5% टैक्स था, वहां पे कर दिया, अमेरिका को कुछ मिला ही नहीं। अब पूरी दुनिया ने बैठ करके एक टेबल पे ये बनाया कि 15% टैक्स तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, तू चाहे युगांडा जा, चाहे कैलिफोर्निया में अपना टैक्स जमा करवा, फिर आगे देखेंगे कितना लगाना है। तो इस चक्कर में इस काम को, फाइनेंस, ग्लोबल फाइनेंस को स्टेबल बनाए रखने के लिए इन्होंने सोचा कि ये तो हम करने ही वाले हैं। समझ गए इसका मीनिंग सेंटेंस का। लीडरशिप की वर्ब है अग्रीड, स्लैब करना मतलब इम्पोज करना, लगाना किसी चीज को, डेबिलिटेट जो आपको कमजोर करे, अपाइज करे, पैरालाइजिंग, क्रिपलिंग। वॉबल्स मतलब एकदम शराबी चलता है ना, कैसी चाल होती है उसकी, लर्च वाली, है ना, लड़खड़ाती हुई। वॉबल को यही बोलते हैं कि लड़खड़ाने वाली या डिस्टर्बेंस, है ना, ऐसी चीज जो आपको लड़खड़ाने को मजबूर करे। इन अ बिड टू, इन ऑर्डर टू, सो एज टू और विद अ व्यू टू, चारों का मतलब है इस मकसद से। बस ध्यान क्या रखना है, विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब का बेस फॉर्म नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इन दोनों के, तीनों के बाद में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, इसके बाद में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चारों का मतलब है इस मकसद से ये काम किया गया है। बड़े आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो, कह रहा दिस वुड इम्पैक्ट द टेक टाइटन्स ऑफ सिलिकॉन वैली एज दिस इनिशिएटिव वुड मेक इट हार्डर फॉर सच कंपनीज टू बेनिफिट फ्रॉम लोकेटिंग themselves इन रिलेटिवली लोअर टैक्स jurisdictions। इस सेंटेंस में एक एरर है, पहले मैं समझा लेता हूं, फिर एरर आप पकड़ के बताओ। कह रहा है ये इंपैक्ट करेगा सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स को, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को, जायंट कंपनीज को, टाइटन्स को। कह रहा है क्योंकि ये इनिशिएटिव अब बना देगा इस चीज को और मुश्किल और हार्डर ऐसी कंपनीज के लिए कि वो फायदा उठाएं, बेनिफिट फ्रॉम करें, अपने आप को लोकेट करने को, और कहां पे, ऐसे रिलेटिवली टैक्स जो है लोअर टैक्स जुरिस्डिक्शन में, जहां पे टैक्स कम लगता है, ऐसे दायरों में जो रिलेटिवली कम टैक्स को चार्ज करते हैं। तो बस यही होता था पहले, कमाया अमेरिका में, कमाया यूके में, पैसा लगा दिया, बताया ना आपको मैंने, बारबाडोस में, तो बारबाडोस में पैसा वहां पे भेजा और वहां पे 2% टैक्स था, उसको पे करके पैसे को वाइट बना लिया। तो अब ये काम जो है इन सभी को इम्पैक्ट करने वाला है इनिशिएटिव। दिस की वर्ब है वुड इम्पैक्ट, इनिशिएटिव की वर्ब है वुड मेक, जुरिस्डिक्शन, परव्यू, डोमेन, है ना, सब बताते हैं आपके दायरे को, कहां पे आपका डोमेन है। अब देखो एरर पे आ जाओ, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो समझ लेना। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करें,
कभी भी कंपैरेटिव डिग्री ना यूज करें। तो क्या करना भाई, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली अगर दिखा तो इसके बाद में लोअर ना लिखो, या लिखो लो। वर्ब की सॉरी एडजेक्टिव या जो आपकी एडवर्ब है उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कभी भी रिलेटिवली कंपैरेटिवली के साथ में यूज नहीं होती है। तो टेक्निकली एसएससी बैंक का अगर ये क्वेश्चन होता तो इस ई आर को मुझे यहां से निकाल के इसको पॉजिटिव बनाना होता। बढ़े आगे, चलो ग्रामर सीरीज में एडजेक्टिव चैप्टर में ये वाला किया हुआ हमने अच्छे से। कह रहा द ओईसीडी लेड रिफॉर्म enjoys the support of 136 countries which account for more than 90% of global GDP and is likely to enter into force in 2023 or after। कह रहा OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कह रहा इस संस्था की अगुवाई में जो रिफॉर्म हो रहा है, OECD के लीडिंग के अंदर जो सुधार हो रहे हैं, कह रहे हैं इन सुधारों को मिलता है सपोर्ट, ये एंजॉय करते हैं सपोर्ट को 136 कंट्रीज के। ठीक है, कह रहे जो कंट्रियां अकाउंट फॉर करती हैं एक हिस्सा बनती हैं, अकाउंट फॉर का मतलब होता है हिस्सा बनना, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना। कह रहे ये 136 कंट्रीज वो हैं जो रिस्पॉन्सिबल बनती हैं दुनिया की 90% से ज्यादा जीडीपी का। कह रहा है और ये रिफॉर्म वो है, ये लाइकली टू एंटर इनटू होगा, ये लाइकली इंप्लीमेंट होगा, फोर्स में आएगा 2023 या उसके बाद में। समझ गए ना। तो यहाँ पे रिफॉर्म की दो वर्ब्स हैं, एंजॉयज एंड इज। 136 कंट्रीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया विच, जिसकी वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है हिस्सा बनना, रिस्पॉन्सिबल बनना किसी काम के लिए। बड़े एंटर इनटू फोर्स का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन पे आना, किसी चीज का, किसी प्लान का जो कागज पे बना हुआ है उसका वास्तव में इंप्लीमेंट होना। चलिए, नेशंस सच एज द यूएस आर डिवाइडेड ऑन वेदर टू इंप्रूव दिस प्रपोजल डोमेस्टिकली एंड अनलेस देयर इज यूनानिमिटी अमंग द डिस्कसेंट्स द इनिशिएटिव रिस्क फेसिंग इम्प्लीमेंटेशन डिलेज। कह रहे कुछ देश हैं जैसे कि अमेरिका फॉर एग्जांपल, ये आज भी बंटे हुए हैं किस चीज पे भाई, इस चीज पे ऑन हाँ के ना अप्रूव करें इसी प्रपोजल को रिफॉर्म के अपने घर में, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो अमेरिका जैसे कई देश हैं आज भी सोच रहे हैं कि क्या करें, इसको अपने घर में इम्प्रूव जो है इस पूरे जो है रिफॉर्म प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करें या ना करें। कह रहा है और जब तक ये ना हो, अनलेस जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो, और कौन सी, कि वहां पे यूनानिमिटी हो, सब में आपसी कंसेंसस हो, अग्रीमेंट हो, और किसके बीच में, सारे डिस्कसेंट्स के बीच में, सारी उन कंट्रीज के बीच में जो डिस्कस कर रही हैं इस पूरे प्रपोजल को। कह रहा है जब तक ये नहीं होगा ना, इस इनिशिएटिव पे रिस्क पड़ा हुआ है, ये जोखिम में है कि ये फेस करेगा इंप्लीमेंटेशन डिलेज को। हो सकता है 2023 तक भी इंप्लीमेंट ना हो पाए, क्योंकि कुछ कंट्रीज आज भी इसको लाने को तैयार नहीं है। समझ गए। नेशंस की वर्ब है आर डिवाइडेड, यूनानिमिटी की वर्ब है इज, देयर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट है। इस इज नाम की वर्ब का देयर नाम के इस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यूनानिमिटी, कंसेंसस, अग्रीमेंट सब बताते हैं सहमति को, आपसी राय को। इनिशिएटिव की वर्ब है रिस्क। अब आपसे एक सवाल है, स्ट्रक्चर तो आपने देख ली है ना, थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें बहुत बार कर चुके हैं। अगर आप क्लासेस देखते हो रेगुलरली तो मैं कम से कम 500 बार वो हर एक जो है कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूँ। आप स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हो, आपको पता है आपके यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इनिशिएटिव के बाद में रिस्क लिखा हुआ है, इसकी वर्ब है, चलो मान लिया सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब के बाद में यहाँ पे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ी? ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा सिस्टम या कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि रिस्क वर्ब के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए? चलो आ जाओ उस सिस्टम पे भी। देखो ये लिस्ट है इन सभी वर्ब्स की जिनके बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कभी कभी दो वर्ब्स एक साथ में आ जाती हैं, तो दूसरी वर्ब को आप जनरली टू इंफिनिटिव लगा के बताते हो। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, वॉन्ट प्लस में टू गो। लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में टू नहीं आ सकता, डू प्लस में बेस फॉर्म नहीं आ सकता, इनके बाद में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे रिस्क लिखा नहीं हुआ है, इस लिस्ट में से ओमिटेड है, रह गया है, इसको ऐड कर लो। ये 4 और 5 20 वर्ब्स मैं आपको दे रहा हूँ, इनके बाद में आईएनजी फॉर्म को यूज करना। ठीक है, पढ़ो, बोलो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा पेपर के टाइम आपको रिकॉल कर पाओगे इन चीजों को, है ना। बढ़े आगे, चलो लास्ट सेंटेंस है शायद। कह रहा the G20 मीटिंग हैज कम एट a critical moment फॉर द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। कह रहा G20 मीटिंग आ चुकी है बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पे, क्रिटिकल जंक्चर पे दुनिया भर की पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। आसान सा सेंटेंस है, मीटिंग की वर्ब है हैज कम। कह रहा इफ इट रिजल्ट्स इन टाइमली इफेक्टिव कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस मेजर नेशंस होप फॉर रिकवरी विल रिमेन अफ्लोट। कह रहा अगर ये रिजल्ट होती है, ये मीटिंग, नतीजा इसका ये निकलता है, और किसमें,
टाइम पे आने वाले असरदार और आपसी सहयोग वाले एक्शंस का। और कहाँ पे? हर मेजर नेशन में, अक्रॉस मेजर नेशंस। कह रहा है अगर इसका ये रिजल्ट निकला ना इस मीटिंग का, जैसा लगता है देख के निकलेगा भी, तो कह रहा है जो होप है, जो आशा है रिकवरी की, वो बनी रहेगी, विल रिमेन अफ्लोट। कोई चीज अफ्लोट होती है तो वो डूबती नहीं है, अलाइव रहती है। ये आशा भी डूबेगी नहीं, अफ्लोट रहने वाली है। समझ गए? ऐसे बना आपका लास्ट वाला सेंटेंस। इट की वर्ब है रिजल्ट्स, होप की वर्ब है विल रिमेन। कोऑर्डिनेटेड, कंसल्टेड, सिंक्रोनाइज, कोऑपरेटेड, है ना, सबके सब बताते हैं आपसी मिले जुले को। चलिए आर्टिकल पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से अब सब कुछ आपने डिटेल में सीख लिया है, सेंटेंसेस को खोल खोल के मैंने समझा दिया है। अब ये क्विज आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। फर्स्ट में बताना है आपको कंप्लाई और ओबे में क्या फर्क है। स्ट्रक्चर आपको दिखा चुका हूं ना मैं, ओबे और कंप्लाई को कैसे यूज करना है। और यहाँ पे कंप्लाई की वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख के पता लगेगा, है ना। तो फर्स्ट में बताओ क्या लगाओगे, कंप्लाई या ओबे। सेकंड के अंदर आपको बताना है एंजॉय वर्ब अपने बाद कैसे ट्रीट करती है ना, दूसरी वर्ब्स को। तो एंजॉय वर्ब के बाद में कैसे आप दूसरी वर्ब्स को ट्रीट करवाओगे, तो आप खुद ही देख के बताना यहाँ पे कैसे आएगा, है ना। थर्ड में आपको बताना है गिवन और गिवन दैट में क्या फर्क होता है, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट में क्या फर्क होता है, अच्छे से आप जानते हो। फोर्थ में आपको बताना है इन ऑर्डर टू इसके बाद में कैसे कैसी वर्ब को यूज किया जाता है। वो चार बताए थे ना, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, विद अ व्यू टू। तो इन ऑर्डर टू के बाद में क्या लिखोगे, बूस्ट लिखोगे या बूस्टिंग लिखोगे। और पांचवें बताना है क्रिटिकल टू, जो वो सारे फ्रेज मैंने आपको दिखाए थे 40, जिनमें टू के बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, क्या उनमें क्रिटिकल टू आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो गेटिंग, नहीं आता है तो गेट। डिटेल में समझा भी दिया है ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, वहां से चेक करना, अपने आंसर्स को मैच करना और बताना आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले। जरूर से एक लाइक और एक शेयर इस वीडियो को, ताकि चैनल को रीच मिले। कोई भी कोर्स रिलेटेड, ऐप रिलेटेड क्वेरी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको व्हाट्सएप रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।